तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत सीधे एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद आपको पूरी तरह हैरान कर देगा। 16वीं शताब्दी में पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा अकेले भारत के पास था। जरा सोचिए इस बारे में। इस एक आंकड़े से ही हमें समझ आना चाहिए कि इस ऐतिहासिक कहानी के स्टेक्स आखिर कितने बड़े थे। ये एक ऐसी बेहिसाब दौलत थी जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही थी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे कि कैसे यूरोपियन व्यापारियों के छोटे छोटे ग्रुप्स ने अपनी शातिर चालों से ताकतवर साम्राज्यों को मात दी और आगे चलकर भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा कायम किया। बेसिकली ये कहानी शुरू तो व्यापार से होती है, लेकिन इसका एंड एक पूरे साम्राज्य का पतन था। तो अगले कुछ मिनट हमारा रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे द वेल्थ ऑफ इंडिया से, फिर द डच ट्रेडिंग एम्पायर, एंटर द ब्रिटिश, सिक्योरिंग द इंडियन कोस्ट्स, क्लैशिंग विद द मुगल्स और आखिर में सीमेंटिंग द मोनोपोली। ये लगभग 150 सालों की कॉर्पोरेट राइवलरी की जबरदस्त कहानी है। तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर। नंबर 1, द वेल्थ ऑफ इंडिया, अ प्राइज वर्थ फाइटिंग फॉर। शुरुआत करते हैं उस आर्थिक खजाने के आकार से जिसने यूरोप का ध्यान पूरब की तरफ खींचा। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। ये ना बिल्कुल एक डेविड और गुलायत वाली सिचुएशन है। एक तरफ है ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी आर्थिक हैसियत पूरी दुनिया की जीडीपी की सिर्फ 2% थी, और उसके ठीक सामने भारत का विशाल साम्राज्य, जिसके पास पूरी दुनिया की 25% वेल्थ थी। मतलब सोचिए, इतने छोटे आर्थिक आकार वाले देश ने इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा करने का सोचे समझे तरीके से ख्वाब देखा। और इस सब का आखिर में नतीजा क्या निकला, ये आंकड़ा देखिए। इतिहासकारों और डेटा एस्टिमेट्स के मुताबिक ये एक बिल्कुल चौंधा देने वाला नंबर है, 80,000 अरब रुपए, यानी 80,000 बिलियन रुपीस। ये वो अनुमानित संपत्ति है जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से लूटी। ये बस एक आर्थिक लूट नहीं थी, इसने दोनों देशों का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर। नंबर 2, द डच ट्रेडिंग एम्पायर, द अर्ली चैलेंजर्स। इन अर्ली चैलेंजर्स का मकसद एकदम क्लियर था, पोर्चुगीज लोगों की 100 साल पुरानी मोनोपोली को तोड़ना। यहाँ सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल है ये 18% का आंकड़ा। दरअसल हॉलैंड के बैंक्स ने अपने लोगों को उनके निवेश पर सालाना 18% गारंटीड रिटर्न का वादा किया था। आज के दौर में भी ये अनबिलीवेबल लगता है ना? इस एक प्रॉमिस ने उनके लिए इतना मैसिव निवेश इकट्ठा किया कि डच लोगों की नेवल और ट्रेडिंग पावर को लिटरली एक जबरदस्त उड़ान मिल गई। और इनकी स्पीड देखिए, जो कि वाकई काबिले तारीफ थी। 1596 में पहला यात्री कॉर्नेलियस द हाउटमन आता है। ठीक थोड़े टाइम बाद 1602 में प्रॉपर डच कंपनी का गठन हो जाता है, और देखते ही देखते 1605 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में वो अपनी बिल्कुल पहली फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। इनका इरादा और एग्जीक्यूशन दोनों बहुत तेज थे। लेकिन अब एंट्री होती है एक नए खिलाड़ी की। तीसरा हिस्सा, नंबर 3, एंटर द ब्रिटिश, द मर्चेंट एडवेंचरर्स। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ महत्वाकांक्षी व्यापारियों ने इस बेहिसाब दौलत पर अपना निशाना साधा। अब ब्रिटिश मोटिवेशन अचानक आसमान पर कैसे पहुंचा? इसके पीछे 1588 का साल बहुत जरूरी है, जब ब्रिटेन ने स्पेन के इनविंसिबल आर्माडा को हरा दिया था। इस जीत से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। इसी जोश में आकर 1599 में द मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के व्यापारियों के एक ग्रुप ने मिलकर 72,000 पाउंड इकट्ठा किए, और आखिरकार 31 दिसंबर 1600 को उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से एक रॉयल चार्टर निकलवा लिया। इस चार्टर ने उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का सीधे 15 साल का एकाधिकार यानी मोनोपोली दे दी। लेकिन भारत में उनका शुरुआती सफर इतना आसान नहीं था। 1608 में विलियम हॉकिंस सूरत आता है और सम्राट जहांगीर से व्यापार की परमिशन मांगता है, पर वहां पहले से बैठे पोर्टुगीज लोगों के प्रभाव के कारण उन्हें बहुत परेशानियां आती हैं। खैर, जब ब्रिटिशर्स समुद्र में पोर्टुगीज को हरा देते हैं, तब जाकर उनकी ताकत साबित होती है। उसके बाद 1611 में मसूलीपट्टनम में एक टेम्पररी फैक्ट्री, और आखिरकार 1613 में सूरत में उन्हें अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री खोलने का मौका मिलता है। और अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। नंबर 4, सिक्योरिंग द इंडियन कोस्ट्स, बिल्डिंग कॉर्पोरेट स्ट्रॉन्गहोल्ड्स। ये वो वक्त था जब ब्रिटिशर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और लोकल कॉम्पिटिटर्स को बाईपास करने के लिए तटीय इलाकों यानी कोस्टल एरियाज को सिक्योर करना शुरू किया। यहाँ इनकी डिप्लोमेसी बहुत चतुराई से काम कर रही थी।
उन्होंने 1639 में मद्रास को लीज पर लिया, बॉम्बे को उन्होंने डाउरी और रेंट के जरिए हासिल कर लिया और 1698 में 3 गांव खरीदकर कलकत्ता बनाया। अगर आप ध्यान दें तो यही 3 जगह आगे चलकर आधुनिक भारत की 3 सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन्स बन गई। और बॉम्बे वाले पॉइंट पर 1661 का एक किस्सा वाकई हैरान करने वाला है। ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी एक पोर्चुगीज राजकुमारी से हुई थी और पता है उन्हें दहेज में क्या मिला? पूरा का पूरा बॉम्बे शहर। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये पूरा शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पर दे दिया, वो भी सिर्फ 10 पाउंड सालाना के किराए पर। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि उस वक्त टेरिटरीज को कॉर्पोरेट फायदे के लिए कितनी आसानी से ट्रेड कर लिया जाता था। इन सब कामयाबियों के बीच कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 5वां हिस्सा, नंबर 5, क्लैशिंग विद द मुगल्स, अ डिजास्ट्रस मिसस्टेप। एक ऐसा वक्त जब ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ब्रिटिशर्स ने लगभग अपना वजूद ही मिटा दिया था। यहाँ पर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य को हरा सकती थी? 1686 में ब्रिटिश लीडर जोसाया चाइल्ड को लगा कि इसका जवाब हाँ है, और उसने बिना ज्यादा सोचे समझे सम्राट औरंगजेब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 1686 का एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ। विशाल मुगल सेना ने ब्रिटिश फोर्सेस को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। अंग्रेजों को बंगाल से भगा दिया गया और उन्हें करीबी द्वीप पर जाकर छुपना पड़ा। कंपनी को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने के लिए एक ब्रिटिश अफसर जॉब चार्नॉक को वापस आकर औरंगजेब के सामने लिटरली घुटने टेकने पड़े और माफी मांगनी पड़ी। ये उनके लिए एक बेहद अपमानजनक वक्त था। और हाँ, माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिली थी, उन्हें एक भारी जुर्माना भी चुकाना पड़ा, 1.5 लाख रुपए, यानी 1.5 लाख रुपीज। ये पेनल्टी भरने के बाद ही उन्हें बंगाल में दोबारा शांति से व्यापार करने की इजाजत दी गई। अपनी इन गलतियों से सीखकर ब्रिटिशर्स आगे बढ़े और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। नंबर 6, सीमेंटिंग द मोनोपोली, द फाइनल ट्रायम्फ। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बाकी यूरोपियन विरोधियों को परमानेंटली रास्ते से हटाया। वेस्ट बंगाल में लड़ी गई 1759 की बैटल ऑफ बेदारा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। इस जंग में ब्रिटिश सेना ने अपने सबसे बड़े शुरुआती राइवल यानी डच फोर्सेस को पूरी तरह से हरा दिया। इस हार के बाद डच खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया और अंग्रेजों का पूरा दबदबा तय हो गया। और अब इस लीगल मास्टर स्ट्रोक को देखिए। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक दस्तक जारी किया। ये बेसिकली उनके लिए एक वीआईपी फ्री पास था। अंग्रेजों को सूरत के लिए मात्र 10,000 रुपए और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए सिर्फ 3,000 रुपए सालाना फ्लैट फी देनी थी, और उसके बदले उनका सारा का सारा व्यापार बिल्कुल टैक्स फ्री कर दिया गया। इस डिक्री से जो मुनाफा हुआ उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्थिक वर्चस्व को अनमैच्ड और प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बना दिया। इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हम खुद को एक बहुत ही गहराई वाले सवाल पर खड़ा पाते हैं। कैसे चंद व्यापारियों का एक मामूली सा ग्रुप एक ऐसे विशाल साम्राज्य को मात दे गया जिसकी दौलत कभी पूरी दुनिया की 1/3 थी। ये कॉर्पोरेट इतिहास की एक ऐसी आयरनी है जो सच में हमें मजबूर करती है कि हम इतिहास के इस टर्निंग पॉइंट को और भी गहराई से समझें। खैर, इस सवाल के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं।